हेलो मैं स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप लोग का बच्चों एग्जाम है। ठीक है, कल आप लोग का अकाउंट्स का एग्जाम है। हम इसमें आप लोग को मात्र 150 क्वेश्चन पूरा बुक में से बताने जा रहे हैं बच्चों। मेरा गारंटी है बच्चों कि इतना क्वेश्चन जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छे मार्क्स से आप जरूर अकाउंट में पास हो जाएगा बच्चों। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं, देखना बच्चों आप लोग का काम है। और मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम अगर बच्चों आप लोग को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। आप लोग का साथ इसी तरह 12th क्लास में भी मेरा बना रहेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन बच्चों हम बोल रहे हैं उबिएगा नहीं बच्चों, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, फिर भी 150 क्वेश्चन का तो समय लगेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि इसमें पूरा रिविजन बच्चों आप लोग को हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या है बच्चों कि द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग का जो मीनिंग होता है बच्चों, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट में जो बच्चों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको ही क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, जहां बुक कीपिंग क्या होता है बच्चों, लास्ट हो जाता है। एक बात बच्चों आप लोग को बता दे रहे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग को हिंदी में भी हम बोलेंगे बहुत अच्छा से, सुनते सुनते ही बच्चों याद हो जाएगा। लेकिन आज आप लोग का ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाहते क्योंकि आप लोग के पास समय क्या है बच्चों, कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बच्चों की अकाउंटिंग क्या है, क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। वो क्या है कि आर्ट एंड साइंस, मतलब कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट हम लोग का हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग को पता है, बहुत बार पढ़े होंगे, लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बुक जो है बच्चों बुक कीपिंग का कब पब्लिश हुआ था, कब उस पब्लिश हुआ था, तो 1494 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, याद रखिएगा लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। इसके बाद क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ, देखिए बिजनेस में, ठीक है, अकाउंट में उसी उसी मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों जिसका, ठीक है, जिसका मनी टर्म मतलब जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं, जो एसेट्स, ध्यान दीजिएगा, जो एसेट्स हम लोग लंबे समय के लिए खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, जो एसेट्स हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। नेक्स्ट है करंट एसेट, जो हम लोग शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर के अंदर के लिए खरीदते हैं उसको करंट एसेट्स बोला जाता है। जैसे स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एक्यूरेट इनकम। नेक्स्ट बच्चों हम लोग के सामने है फिक्टिटियस एसेट, जिसका बनावटी संपत्ति, इसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन एसेट्स होता है जो हम लोग को पहले एक्सपेंसेस हो जाता है। जैसे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा बच्चों, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, आपको अकाउंट का रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ही वीडियो से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंजिबल, जिस एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसको टेंजिबल फिक्स एसेट्स बोलते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। इसके बाद हम लोग का बच्चों इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको देख सकते नहीं, छू सकते नहीं है, ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसका रियल वैल्यू है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ठीक है बच्चों, बस आप लोग को उबना नहीं है, देखना है सिर्फ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज जो हम लोग किसी को पे करना पड़ता है बच्चों उसको लाइबिलिटीज बोला जाता है, जैसे बैंक लोन, डिबेंचर, इसे लॉन्ग टर्म है, एक लंबे समय के बाद हम लोग को ये सब पेमेंट करने का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी, जो हम लोग को 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब हम लोग को पूछेगा कौन सा करंट लाइबिलिटीज है, कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो आप पढ़े हुए रहेंगे बच्चों तो आप लोग को समझ में आएगा। गुड्स किसको बोलते हैं, तो जिस सामान का हम लोग खरीदते और बेचते हैं, जिसका बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का बच्चों ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो ट्रांजेक्शन हम लोग का होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब सर्विस भी और गुड्स, मतलब टर्म ऑफ मनी, जो हम लोग मुद्रा के रूप में सामान या सर्विस का लेन देन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन, लेन देन। डेटर क्या होता है, हु पे टू द फर्म, जो फर्म को पे करने वाला रहता है उसको डेटर बोलते हैं, कस्टमर। नेक्स्ट है क्रेडिटर, जो हम लोग को हु ऑज फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से जो पाएगा पैसा उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, जिसके पास से हम लोग उधार सामान खरीद के लाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का बच्चों बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस को अलग रखना है और ओनर को क्या करना है बच्चों, अलग रखना है। अकॉर्डिंग टू गोइंग इन कंसर्न मतलब क्या होता है, बिजनेस हम लोग का अनिश्चित काल तक चलेगा, कोई उसका टाइम सीमित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन। ये क्या होता है हम लोग का कि कौन कौन सा फंडामेंटल मूलभूत मतलब अवधारणाएं क्या क्या है। तो गोइंग इन कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेल, ठीक है, ये हम लोग का क्या बच्चों फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन है। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट किसका है, कंजर्वेशन, ठीक है, उसका कंसर्न का है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग के पास है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी बताए थे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट ओनर। ओनर से क्या होता है, अलग होता है, बिजनेस और ओनर अलग होता है। गोइंग कंसर्न क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बिजनेस अनिश्चित काल तक चलेगा। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंट में उसी को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में रिकॉर्ड किया जा सकता है, मनी में जिसको नापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। उसके बाद है अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट की प्रत्येक बिजनेसमैन एक निश्चित समय के अंदर चाहता है कि उन कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जो ईयर का लास्ट में एक अकाउंटिंग ईयर जो कि नॉर्मली 12 महीना का होता है, वो अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बच्चों। तो देखिए क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ या प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एक प्रकार का मोड ऑफ कंडक्ट है जो इसके अनुसार मतलब अकाउंट चलता है, और एक इसके द्वारा कोई प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग का क्या करता है, क्या यूनिफॉर्मिलिटी क्या लाता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जैसा रहता है, बुक ऑफ अकाउंट सब जगह एक जैसा रहता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एग्जिट नहीं कीजिए, आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो हमेशा आता है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, हम अपने लिए नहीं बना रहे बच्चों, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का बच्चों एग्जाम है, आप लोग को देना है, तो अच्छे से इसको पूरा वीडियो को देखिए। और थोड़ा सा मेरा मेहनत पसंद आता है तो बच्चों हम बार बार बोल रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी किसके लिए अनिवार्य है, तो कंपनी के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है बच्चों, तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अभी हम लोग टोटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितना है, 32 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसका है, तो डिप्रिसिएशन का है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किसका है, का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 3rd है। इनकम रिकॉग्निशन मतलब कैसे पहचानेंगे आय का, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग के सामने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसको इक्वेशन को पलट उलट के भी पूछ सकता था, जैसे आप जैसे लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल हो सकता है, ठीक है। कैपिटल बराबर क्या हो सकता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज बराबर क्या हो सकता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है फीचर्स ऑफ एक आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्या फीचर हो सकता है, तो सिंपल रहता है, साइंटिफिक मतलब उसमें कारण परिणाम का जानकारी प्राप्त होता है, इकोनॉमिक मतलब सब बिजनेस में फिट, इकोनॉमिक मतलब मित व्ययी। नेक्स्ट हम लोग का फर्स्ट स्टेज जो डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेज क्या होता है बच्चों, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो पहले रिकॉर्ड होता है। इसके बाद क्या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पक्ष का, प्रत्येक लेन देन का 2 पक्ष होता है, उसको रिकॉर्ड किया है, तो उसको क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम कीप रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल अकाउंट का भी, रियल अकाउंट का भी और नॉमिनल अकाउंट, तो तीनों अकाउंट का रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम। जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहे हैं आप लोग, सिर्फ बकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम है। अच्छा रिवीजन वैसे भी आप करते बच्चों, तो देखते देखते आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ये अगर किसी भी एक्सपेंसेस के आगे लग गया तो हमेशा याद रखना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट हम लोग के सामने गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसका रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट कीजिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्या कीजिए बच्चों, क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल से भी रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछता है, इसीलिए हम एक जगह इसको कर दिए। इसको कितनों घुमा के पूछे, आप लोग को इससे क्वेश्चन बनना है तो बनना है, सिर्फ आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। आप लोग अच्छा गारंटी है कि अच्छा मार्क्स आएगा अकाउंट में। बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन हम इसमें दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए हैं। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? राम, श्याम, मोहन, राहुल एंड कंपनी, बोकारो स्टील सिटी कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, सिटी बाटा एंड कंपनी, है ना, ये सबसे हम लोग का पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल, ये सब क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग का नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, जैसे सैलरी, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, बेड डेप्ट, ये सब हम लोग का क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है बच्चों? नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल। जर्नल में जो हम प्रोसेस को ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइज करना, ठीक है। और इड नॉट रिकॉर्डेड, नोट का थोड़ा स्पेलिंग बहुत अच्छा से लिख दिए, थोड़ा सुधार लीजिएगा, नहीं कि सर को नहीं आता, टाइप कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है, NOT नोट होगा यहाँ पर, ठीक है, समझे ना। आप लोग कमेंट कर लीजिएगा सर नोट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में गलत टाइप हो जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट, अकाउंट के 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम ऑन जर्नल में कितना कॉलम होता है? सब मॉडल सेट में दिया हुआ है तो 5 कॉलम होता है, और लेजर में 8 कॉलम। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या कि कैश बुक क्या है? तो कैश बुक एक प्रकार का लाइक किस प्रकार से बनता है, अगर इस तरह से पूछता फॉर्म में तो अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक भी है, जनरली डिपेंड करता ऑप्शन पे क्या है। किसी में भी बुक लग गया तो समझ जाइए कि वो जर्नल कहलाएगा, अकाउंट लग गया तो लेजर कहलाएगा। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक एसेट्स होता है। डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा हम लोग का है डिपॉजिट। कैश बुक डजंट रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड नहीं करता? जो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है वो कैश बुक में नहीं लिखा जाता है। इन पेटी कैश बुक में कौन सिस्टम लगता है? तो इम्प्रेस्ड सिस्टम लगता है, ठीक है। इसके बाद कैश अकाउंट क्या है? एक प्रकार का लेजर है, जो भी बताए थे, अकाउंट लग गया तो लेजर। पोस्टिंग इज डन, किस में पोस्टिंग किया जाता है? तो लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा से देखिएगा, इसी वीडियो को आप लोग घुमा घुमा के देखिए बच्चों, बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। परचेज बुक क्या है? तो परचेज बुक सबसे पहले जर्नल है, इसमें जितना तरह का ऑल क्रेडिट गुड्स, जितना तरह का गुड्स हम लोग क्रेडिट रहता है वो हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो खरीदते हैं। सेल्स बुक में क्या करते हैं बच्चों? सेल्स बुक में जितना तरह का उधार बिक्री है, जितना हम लोग उधार खरीदते हैं, सॉरी बेचते हैं, उसको लिखते हैं। कैश बुक में क्या करते हैं? ऑल कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर, क्या है? जिसके लिए कोई सेपरेट सब्सिडरी बुक नहीं है, जैसे डिप्रेसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। ये सब के लिए हम लोग का क्या करना पड़ता है? जर्नल प्रॉपर में वो सब जाता है, मुख्य रोजनामचा। परचेज रिटर्न क्या होता है? तो गुड्स हम लोग जो रिटर्न करते हैं, रिटर्न टू लग गया इसका मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न फ्रॉम लग गया इसका मतलब सेल्स रिटर्न। लेफ्ट साइड, लेजर का लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट, और राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। ये सब तो बुतरुआ वाला क्वेश्चन है क्या, जो पढ़ा है उसके लिए। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है, यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह बिजनेसमैन के द्वारा तैयार किया जाता है। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है? मतलब उचित बैलेंस क्या होता है? तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस CD, ट्रिक से याद रखिएगा, CD कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। बच्चों अभी मनोरंजन का समय नहीं है, तो आप लोग को बीच में कोई तरह का मनोरंजन नहीं करेंगे, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरा क्या करना है बच्चों, देखना है। अभी मेरा मकसद है कि आप लोग का मार्क्स अच्छा आए, मनोरंजन बाद में होते रहेगा। क्या IPL में तो आप लोग बहुत व्यस्त होंगे। BRS प्रिपेयर कब तैयार किया जाता है? तो पार्टिकुलर डेट में तैयार किया जाता है, कोई निश्चित डेट में तैयार किया जाता है। अनफेवरेबल बैलेंस उसका उल्टा कर दीजिए, पासबुक का डेबिट बैलेंस और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखता है? ट्रायल बैलेंस किसके द्वारा तैयार किया जाता है और कितने मेथड से? ट्रायल बैलेंस तो फर्म के द्वारा या बिजनेस के द्वारा तैयार किया जाएगा, और बैलेंस मेथड और टोटल मेथड दोनों से, 2 मेथड से बनता है, ठीक है। ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखते हैं, और ऑल इनकम एंड लाइबिलिटीज को हम लोग ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। इसका ट्रायल बैलेंस अगर पूछेगा तो एक प्रकार का क्या बच्चों? स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो लिस्ट ऑफ लेजर को ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर सब में आप लिख रहे ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग को बनाना है, ठीक है, देखना है, इतना तो हम लोग के पास दिमाग है ही।
ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, एक खास डेट में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस क्या है, अर्थमेटिकल प्रूफ मतलब क्या है, मैथमेटिक्स तरीके से वो सही है, दोनों साइड जोड़ हम लोग का मिल गया है। विच ऑफ द ईरर विल नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस, कौन सा ऐसा ईरर है जो ट्रायल बैलेंस अशुद्धि पता नहीं चलता है। जैसे रॉन्ग अमाउंट कहीं लिख दिए, सेम साइड में अगर रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, अमाउंट अगर लिख दिए सेम साइड में, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, तो हम लोग का पकड़ाने वाला नहीं है ट्रायल बैलेंस में। डिप्रिसिएशन क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो एक प्रोविजन है। नेक्स्ट है हम लोग का डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है बच्चों, तो डिमिनिशिंग मेथड में रिटर्न डाउन, बैलेंस धीरे धीरे क्या होते रहता है, कमते जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डिप्रिसिएशन सेम चलता है फिक्स मेथड से। इसके बाद क्या है, लैंड का लाइफ अनलिमिटेड होता है। डिप्रिसिएशन स्टार्ट, डिप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जिस दिन हम मशीन को हम लोग मशीन या एसेट जिस दिन हम लोग यूज करना उसको स्टार्ट कर देते हैं लाके तुरंत, अभी नहीं कि 5 साल बाद, तुरंत अगर स्टार्ट कर देते हैं लाके, तो जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन से क्या होता है, उसमें डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाए। जैसे बड़ा बड़ा बिजनेस सब में क्या होता है, मशीन आया एक 6 महीना 5 महीने के बाद उसको लगता है, तो उस दिन से उसमें डिप्रिसिएशन लागू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिप्लेशन मेथड किस में लगता है, तो जो सामान, जो एसेट्स क्षय होता है, जो खत्म हो जाए, जैसे कोयला, ठीक है, जो मतलब हम लोग को दोबारा हम लोग को रिन्यूअल होने वाला नहीं, उसमें क्या लगता है, डिप्लेशन मेथड लगता है। इसके बाद क्या है, एमोर्टाइजेशन किस में यूज होता है, तो इनटेंजिबल, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसमें ये हम लोग का लगता है एमोर्टाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रिसिएशन का, ताकि हम लोग का सही फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में दिखाया जा सके कि कौन एसेट्स का दाम अभी कितना है। नेक्स्ट है, बस हम लोग मंजिल की ओर जा रहे हैं बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर है, बहुत मेहनत किया गया बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर का क्वेश्चन को निकाला गया है, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए, रिवीजन फास्ट आप लोग रिवीजन कर सके। कोई तो रिवीजन कराने के लिए चाहिए ना, हम है ना आपके साथ, ठीक है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए, देखिए आप लोग को हम भी साथ देंगे और आगे तक वीडियो आएगा। रिजर्व क्या है, क्रिएटेड क्यों करते हैं रिजर्व, तो पे ऑफ द अननोन लायबिलिटी, जो अननोन लायबिलिटी रहता है, इसके लिए हम लोग जो जानते नहीं है कि आने वाले समय में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर, प्रोविजन क्यों करते हैं, तो हम लोग को जानते हैं कि आने वाला समय में जो रहता है हम लोग का लायबिलिटी, उसके लिए जो प्रोविजन करते हैं, मतलब नॉन लायबिलिटीज के लिए क्या होता है प्रोविजन, और नॉन लायबिलिटीज के लिए रिजर्व। प्रोविजन क्रिएटेड का, कोई भी प्रोविजन प्रॉफिट से क्रिएटेड होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का ऑर्डर होता है। अब प्रोमिसरी नोट बताते नहीं लिखे होंगे तो समझाते, प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस होता है। ड्रॉवर केस को बोलते हैं, तो जो बिल लिखता है उसको ड्रॉवर, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवी, और जो एट द टाइम जिसके पास बिल रहता है, जो पेमेंट रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेई। नेक्स्ट है, ग्रेस डे कितना होता है, 3 दिन होता है, पता ही आप लोग को, 3 दिन ग्रेस डे दिया जाता है। 3 पार्टी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और बिल्स रिसीवेबल एक प्रकार का करंट एसेट्स है। अगर किसी कारणवश ड्यू डेट के दिन अगर सडन हॉलीडे हो जाता है, तो उसका 1 दिन बाद ड्यू डेट माना जाएगा। इसके बाद अगर कोई डेट में सार्वजनिक छुट्टी पड़ जाता है, तो 1 दिन पहले ड्यू डेट माना जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बच्चों, तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। एक चीज और आप लोग को बताने भूल गए, आप लोग का जर्नल हो, ठीक है, जर्नल का जितना क्वेश्चन है आप लोग को वो हम इसमें नहीं दिए हैं, तो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बच्चों दे दे रहे हैं, जर्नल का दे दे रहे हैं, बीआरएस का दे दे रहे हैं, ठीक है, ये सब का हम आपको लिंक दे दे रहे हैं, तो आप लोग उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब बनाने लायक है, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो ग्रोस प्रॉफिट जानने के लिए। पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट जानने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग का क्या है, पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट है, पीएल भी नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स बराबर क्या होता है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो सेल्स बन जाता है। समरी ऑफ एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटी का समरी क्या है, बैलेंस शीट। एक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट इनकम ओवर, अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो नेट प्रॉफिट होगा इनडायरेक्ट में। और एक क्वेश्चन छूट गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। उसके बाद बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया रहे तो बैलेंस शीट का किधर जाएगा, एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, एक प्रकार का कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ओनली पर्सनल अकाउंट इन कैश बुक, सिर्फ उसमें पर्सनल अकाउंट रखा जाता है और कैश बुक रखा जाता है, ठीक है बच्चों। बस इसी तरह धीरे धीरे पढ़ते जाइए ना, बहुत मजा आएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, जो फॉर्मूला हम लोग लगाते थे किस में,
सिंगल एंट्री सिस्टम है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस फर्दर कैपिटल। क्या इसके बाद एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज क्या है कम है, तो उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। क्रेडिट सेल्स हम लोग किससे निकालते हैं, तो डेटर अकाउंट से। क्रेडिट परचेज किससे निकालते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट से। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, है ना। GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, फुल फॉर्म इसका। JF मतलब तो जानबे करते जनरल फोलियो। LF मतलब लेजर फोलियो। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन भी है और पर्सनल अकाउंट भी है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम लोग को काम करना है। क्या गुड्स टेकन बाय द ओनर, इस तरह का ही क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे उसका लिंक, कि गुड्स अगर ले लेता है कोई ओनर के द्वारा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट तो मतलब ड्राइंग डेबिट होता है। सस्पेंस अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है और कब तैयार किया जाता है, तो फाइनल ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तैयार किया जाता है, आफ्टर फाइनल ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच नहीं करता है तो उसको बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस पे निकालते हैं, तो डेटर पर। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। DBMS मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। ये हम गलती से जो सेट 1 डाले ना उसमें हम 12 लिख दिए थे। बहुत बच्चा लोग कमेंट करा, सर क्या सर आप भी 1 बाइट बराबर आप 12 बिट लिख दिए हैं बार बार। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000, है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। बाइनरी सिस्टम 01। पंच कार्ड क्या, इनपुट डिवाइस जो इन कंप्यूटर के अंदर लगता है वो इनपुट, जो बाहर में दिखता है वो आउटपुट। 1 किलोबाइट मतलब 24 MB। उसके बाद क्या, लैंग्वेज यूज इन बिजनेस ऑपरेशन में कोबोल, COBOL, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मंजिल आप लोग का आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम बहुत मस्त जाएगा, सिर्फ वीडियो देख के जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आ जाएगा, उसके बाद अपना भी रिवीजन कर लीजिएगा। क्या वेजेज जो सैलरी शीट जो होता है वो किस में रहता है, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर से हम लोग को पता चलता है, वेजेज और सैलरी शीट पेरोल अकाउंटिंग से। डेबिट नोट क्या होता है, जब डेटर सामान वापस करता है तो डेटर डेबिट नोट देता है, किसको, क्रेडिटर को। और क्रेडिट नोट क्या होता है, जब उसके पास सामान पहुंच जाता है जो हम लोग वापस करते तो वो उधर से क्रेडिट नोट इशू करता है कस्टमर को। बस पासबुक क्या है, एक कॉपी है किसका, जो हम लोग के अकाउंट में जो रहता है ना, क्या क्या पैसा वैसा जो जमा करते हैं करता है ना, तो उसी का क्या रहता है, स्टेटमेंट जो बैंक निकाल के देता है वही पासबुक में रहता है, और क्या। हुंडी इंडियन लैंग्वेज में लिखा जाता, पहले हुंडी चलता था। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। DBMS मतलब एक प्रकार का फाइल मैनेजर है। टेली क्या है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इससे लग रहा है कि आएगा। इसके बाद सिर्फ आप लोगों को वीडियो थोड़ा लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाला समय में आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आएगा 12th क्लास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग एक परिवार की तरह बन जाएंगे, 1 साल तक अच्छे से रहेंगे, क्या फिर 12th क्लास भी अच्छा देंगे, फिर बच्चे जो कॉमर्स में रहेंगे फिर हम लोग का साथ बढ़ेगा आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला है नोटिंग चार्ज एनी हाउ किसको पेमेंट करना पड़ता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ड्रॉवी को, ठीक है। ड्यूअल एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो अब देखिए बहुत अच्छा चीज़ है ना, काइंडली सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग फिर मिलते हैं आंसर की के साथ। अगर आंसर की क्वेश्चन अगर सही समय पे मेरे पास आ गए तो बहुत जल्दी आंसर की भी बनाएंगे बच्चों, आप लोग इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कल आप लोग का एग्जाम है तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी लेट का बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को क्या कीजिएगा बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखता है कि संयुक्त हिंदू परिवार का मुखिया माना जाता है, किसको माना जाता है बच्चों, कर्ता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैक्सिमम नंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्या है, फॉर इंडियन पब्लिक कंपनी इंटरप्राइजेज, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, जरूरत है मतलब आवश्यक है। पार्टनरशिप इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, साझेदारी की स्थापना किसके द्वारा होती है, एग्रीमेंट के द्वारा, व्यक्तियों के समझौते के बीच। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ कब पास हुआ था बच्चों, 1912 में। द मोस्ट वाइड स्कोप इज बिजनेस, बिजनेस का सबसे व्यापक क्षेत्र होता है।
गवर्नमेंट कंपनी किसके द्वारा स्थापना होता है? तो बाय इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा। मिनिमम नंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना होता है बच्चों? तो 10। मैक्सिमम नंबर कितना होता है प्राइवेट कंपनी में? 200। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाता है? तो हिंदू लॉ के द्वारा। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड, ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है बच्चों, असीमित होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस 50 होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो पब्लिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप ऑफ सॉल्ट ट्रेडर इन इंडिया, ठीक है, स्कोप ऑफ सॉल्ट ट्रेडर इन इंडिया क्या है? ब्राइट है, इसका उज्ज्वल यहाँ पर क्या है? ब्राइट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सॉल्ट ट्रेडर ही है। द मेन प्रीमिलरी कंसिडरेशन बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले क्या विचारणीय विषय है बच्चों? तो सिलेक्शन ऑफ चुनाव, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सॉरी, ठीक है, बिजनेस क्या करना है सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ सोचना है। मिनिमम नंबर इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, याद रखिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7। द ग्रेटेस्ट हैंडीकॉप ऑफ ए सॉल्ट ट्रेडर, सबसे बड़ी कठिनाई क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। रजिस्ट्रेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है बच्चों? कंपलसरी है। विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, सुधार लीजिएगा। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सबसे अच्छा प्रारूप यही है, स्थायी भी है। मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बाय बर्थ, जन्म से ही उसमें मेंबर बन जाता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मली राइट वोट देने का अधिकार बच्चों नहीं है। तो जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे बच्चों, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, इस तरह तो पढ़ाया नहीं जाता, इस तरह तो समझाया नहीं जाता, लेकिन अभी एग्जाम है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आंसर को फाइट करना है, आंसर को वहाँ देखना है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बच्चों? सर्विस करना, उन लोग का काम क्या है? सर्विस, नॉट प्रॉफिट मोटिव। कॉमर्स में क्या क्या बच्चों इंक्लूड होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, मतलब व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। फिर क्या होता है बच्चों? बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड है? तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन का एक्टिविटीज, ठीक है, जो आर्थिक क्रियाएं के लिए की जाती है, ठीक है। सक्सेस, ठीक है, सक्सेस फॉर, मतलब बिजनेस में सक्सेस आप पाने का मूल मंत्र क्या है? तो एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कॉमर्स क्या है? तो इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, ये हमेशा आता है, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन को। द मोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड सर्विस, दोनों चीज़, ठीक है। सर्विस का स्पेलिंग थोड़ा जल्दी जल्दी में बच्चों थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है। प्रॉफिट एंड सर्विस दोनों होना चाहिए। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लिमिटेड कर्ता का जो लाइबिलिटीज होता है क्या होता है? अनलिमिटेड। फिर क्या होता है? ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ, ट्रेड क्या है बच्चों? पार्ट है, किसका पार्ट है? तो कॉमर्स का, कॉमर्स का ट्रेड ही पार्ट है, बाकी सब बिजनेस का ही है। वह व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बदले में तो जानते ही आप लोग रोजगार करना, नौकरी करना। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो सेल्स पर गुड्स को खरीदना और बेचना। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, मतलब करा भी सकते नहीं, मतलब आवश्यक है, ठीक है, करा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पार्टनर जो कि एसोसिएशन विद द फॉर अननोन द जनरल पब्लिक, जिसको ऐसा पार्टनर जिसको जनरल पब्लिक नहीं जानता उसको सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। लायबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगा? लिमिटेड। हिंदू सक्सेशन लॉ कब हुआ था? 1956 में। रिस्क में बी डिफाइन एज ए अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस योर डैमेज। दिस स्टेटमेंट कौन बोला था कि जोखिम को मैं लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते? तो इसका आंसर होगा बच्चों हार्डी। मिनिमम नंबर इन प्राइवेट कंपनी कितना होता है? 2, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में 7, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10। ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी किसके द्वारा मतलब स्पेसिफाइड होता है, पता चलता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंडस्ट्री किसका पार्ट है? तो बिजनेस का है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल। सोल्ट ट्रेडर होना चाहिए बच्चों, तो लिखा गया क्या? सोल्ट ट्रेजर, ठीक है, जल्दी जल्दी हम तो बोल रहे, जल्दी जल्दी में टाइपिंग थोड़ा हो गया है। सोल्ट ट्रेडर इज बेस्ट जब रिक्वायर्ड लिटरेचर, जब पूंजी की मात्रा कम हम लोग को जरूरत पड़ता है तो सोल्ट ट्रेडर ही ज़्यादा अच्छा रहता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपलसरी। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क तीनों हो सकता है, मनुष्य भी गलती कर सकता है, फिजिकल भी कुछ गलती हो सकता है, नेचुरल भी गलती हो सकता है। इसके बाद क्या है बच्चों? मैक्सिमम नंबर इन ज्वाइंट स्टॉक अनलिमिटेड। एक पार्टनरशिप डीड क्या है?
कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या लिखता है, बिजनेस लाइक वेदर विथ अस एवरी डे। कौन बोला था इसको, तो व्हीलर ने। बिजनेस क्या है, तो आर्ट और साइंस दोनों है। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है बच्चों, फुल सेक्रेसी रहता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय द स्पेसिफिक एक्ट। सोल ट्रेडर में कोई नियम का जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पहले आप लोग इतना अच्छा से कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, रिवीजन करने में आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स टर्म 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका बीएसटी का सेट 1 का आंसर हम पहले ही अपना यूट्यूब में डाल चुके हैं। आज बीएसटी का सेट 2 का आंसर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा और बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने सेट 1 का आंसर को इतना प्यार दिया और व्यू भी दिया। इसके लिए मैं बाध्य हो गया कि नहीं, सेट 2 का भी आंसर डाला जाए। और कुछ कुछ मेरा व्यूअर्स का भी डिमांड था कि सर बीएसटी सेट 2 का आंसर कब डालिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ये वीडियो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का जितना भी कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो होता है आप लोग के लिए वो मैं अपने चैनल पे हमेशा डालते रहते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी वीडियो डालेंगे अगर आपका काम का होगा तो ज़रूर उसको देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन है और इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि लगभग एग्जाम में आना ही आना है। इससे कम 60 से 70% क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले देखिए हम सुधार के आप लोग के सामने लिख दिए हैं कि समय आप लोग का इस बार 1 घंटा ही मिलने वाला है, जो कि अकाउंट के साथ बीएसटी का एग्जाम होगा। तो 1 घंटा अकाउंट, 1 घंटा बीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को रूल रेगुलेशन पता ही है कि टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा। सबके लिए क्वेश्चन मार्क्स कितना रहेगा, 1 रहेगा और कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने आ गया। इसमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है, मतलब कौन ऐसा है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वो ये नंबर है। तो आंसर ए नंबर ही होगा, क्योंकि हम लोग कोई सामान जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें मनी का लेन देन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सेकंड क्या लिखता है, ऐसे धंधे को आप किस नाम से पुकारते हैं जो कि दूसरों के लिए हम लोग कार्य करते हैं, उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग किसी के पास नौकरी करते हैं तो उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको व्यवसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो देखो इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में होना ही चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लगता आ ही जाएगा क्या। 4 नंबर, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है, तो व्हीलर का है, पहले भी बताए थे। नेक्स्ट 5 नंबर, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। व्यवसायिक जोखिम किसके कारण नहीं होता है, मतलब कब हम लोग को रिस्क नहीं होगा, तो अगर गुड मैनेजमेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बी नंबर। कॉमर्स क्या है, पहले सेट 1 में भी शायद हमको जहाँ तक याद है कि आया था, या तो इससे मिलता जुलता आया होगा। तो 6 नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स क्या है, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे व्यापार की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब कौन ऐसा है जो कि बिजनेस की श्रेणी में नहीं आता है। तो माइनिंग होगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सब बिजनेस का ही पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखता है, निम्न में से क्या जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है। जेनेटिक मतलब जो दोबारा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग का इसमें क्या है, माइनिंग, ठीक है। एनिमल तो जानते हैं ये जेनेटिक है, पोल्ट्री भी जेनेटिक है, तो माइनिंग क्या है, नॉन जेनेटिक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है, इनमें से कौन निर्माण उद्योग है, मतलब कौन यहाँ प्रोड्यूस होता है, कि कहाँ पर। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ
ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ शुगर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, तो शुगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सी नंबर आंसर होगा इसका। 10 नंबर देखिए, लिखता है क्या निम्न में से कौन सहायक क्रिया जोखिम की बाधा को दूर करती, कौन ऐसा है जो कि हम लोग को रिस्क अपने ऊपर ले लेता है, तो आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, उसका आंसर क्या है, बी। चलिए बच्चों लोग, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं या तो नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो अपने चैनल पे हमेशा डालते रहते हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही कम परेशानी हो नई चीज़ों को समझने में और जानने में, और मेरा कोशिश क्या रहता है, हम अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश आप लोग को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री, क्या है जो इसमें सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, तो आप लोग भी देख के बता सकते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, एडवर्टाइजिंग भी सर्विस है, तो केटल रेयरिंग मतलब पशुपालन इसमें आंसर होगा, सी नंबर। चलिए 12 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी, तो इंडस्ट्री होगा, ठीक है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कहाँ पर सामान को बनाया जाता है, कहाँ पर उसका रूप बदल दिया जाता है, तो सब आप लोग जानते हैं इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है, सामान बन के निकलता है। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं माना जाता है, तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, आप सबको आप लोग जानते हैं बिजनेस में पूंजी चाहिए, प्रोफेशन में पूंजी चाहिए, लेकिन आप अगर किसी के पास सर्विस करते हैं तो कोई सी प्रकार का पूंजी का जरूरत नहीं है बच्चों लोग, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका चलाने के लिए किस प्रकार की क्रिया करने पड़ते, बताइए किस प्रकार का क्रिया करना, आप भी जानते पैसा कमाना पड़ेगा, तो पैसा कमाना क्या हो गया, ए नंबर, इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट, एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, बताइए, एक आदमी जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर, तो उसका क्या उद्देश्य रहेगा, आप बताइए, बी नंबर होगा, इकोनॉमिक, आर्थिक। नेक्स्ट 17, एकल व्यापारी का व्यवसाय क्या होता है, जीवन क्या होता है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, स्टेबल है अनस्टेबल है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सोल ट्रेडर का जो बिजनेस है हमेशा अनस्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, निम्न में से साझेदार कौन हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, आप पहले भी जानते हैं कोई व्यक्ति साझेदार बनेगा, तो सी नंबर होगा इसका आंसर। 19, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का ये मतलब काम है या उद्देश्य है, तो ए नंबर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ए नंबर होगा इसका आंसर। चलिए 20 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है, तो देखिए कोई भी सोल ट्रेडर में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, मतलब लिमिटेड होता है, कैपिटल भी लिमिट में होता है, और लायबिलिटी लेकिन अनलिमिटेड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखता है, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 200। 22 नंबर, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है, तो देखिए कोई भी बिजनेस अगर कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर कंटिन्यू चलता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, तो किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको प्रॉफिट होगा, तो डी नंबर होगा। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। 24 नंबर, कंपनी के शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, ठीक है, ए नंबर। पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रीफरेंस शेयर पे क्या मिलता है, तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ए नंबर होगा। 26, पार्षद सीमा नियम अगर नहीं है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल एफ के अनुसार सब रूल एंड रेगुलेशन लागू होगा। भारत में जो उदारीकरण हुआ मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसका क्या प्रॉफिट पड़ा, क्या मतलब इफेक्ट पड़ा, तो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट, तो सब कुछ बढ़ा। नेक्स्ट डी नंबर मतलब ऊपर का आंसर होगा। 28 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा है, सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल इन MNSC इम्प्लाई कंट्रोल एक्सरसाइज बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, हेडक्वार्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 29 देखते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल इज दैट विच डील्स ऑलमोस्ट इंटायरली विद द पर्सन एंड यूजेज पर्सनल स्किल योर सर्विस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो इसका आंसर होगा WR स्प्रिगल, ठीक है, WR स्प्रिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, क्या लिखता है, डैश 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 के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह भाग है जो धन से
संबंधित होता है, धन के उत्पादन से। तो इसका कौन इस तरह का मतलब सेंटेंस दिए थे, तो 1 नंबर SR डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। उद्योगों को प्रायः 2 प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है, आप लोग भी जानते हैं, कैपिटल गुड्स बनता है इससे, और एक क्या बनता है, कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो कंज्यूम करता है वो, एक कैपिटल गुड्स जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं। 2 नंबर इक्वल टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। तो जानते ही आप लोग, कॉमर्स इक्वल टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, चीनी मिल अथवा तेल शोधनशाला में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब जो चीनी मिल है और या तो शुगर मिल हो या तो रिफाइनरी, किस में आता है, तो सेकेंडरी में आता है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 34 नंबर, क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है, मतलब प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन में स्किल भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए, तो बी नंबर होगा। 35 नंबर, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का जरूरत पड़ता है, प्रोफेशन में। 36, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है, बताइए। तो बिजनेस में खरीदा और बेचा किस में जाता है, बिजनेस में बेचा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट, वह काम जो दूसरों के लिए करते हैं और बदले में, ही तो भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो बी नंबर होगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। 38 नंबर, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कौन देता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। 39 नंबर, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता है, तो डी नंबर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउटगट, ठीक है, प्रदर्शन के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के पास आ रहा है, तो अभी तक आप मेरे चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का भी और आने वाले टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, 12 क्लास का एग्ज़ाम होगा, आपको सभी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका यूट्यूब में मेरा भी वीडियो आता रहे। आप अगर काम का रहेगा तो ज़रूर देखें। चलिए 40 नंबर से क्या लिखता है, रिफर्स टू दैट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर। इसका आंसर बच्चों लोग सी नंबर होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स टर्म 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका बीएसटी का सेट 1 का आंसर हम पहले ही अपना यूट्यूब में डाल चुके हैं। आज बीएसटी का सेट 2 का आंसर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, और बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने सेट 1 का आंसर को इतना प्यार दिया और व्यू भी दिया। इसके लिए मैं बाध्य हो गया कि नहीं, सेट 2 का भी आंसर डाला जाए, और कुछ कुछ मेरा व्यूअर्स का भी डिमांड था कि सर बीएसटी सेट 2 का आंसर कब डालिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ये वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का जितना भी कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो होता है आप लोग के लिए वो मैं अपने चैनल पे हमेशा डालते रहते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी वीडियो डालेंगे अगर आपका काम का होगा तो ज़रूर उसको देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन है और इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि लगभग एग्जाम में आना ही आना है, इससे कम 60 से 70% क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले देखिए हम सुधार के आप लोग के सामने लिख दिए हैं कि समय आप लोग का इस बार 1 घंटा ही मिलने वाला है, जो कि अकाउंट के साथ बीएसटी का एग्जाम होगा, तो 1 घंटा अकाउंट, 1 घंटा बीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को रूल रेगुलेशन पता ही है कि टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा, सबके लिए क्वेश्चन मार्क्स कितना रहेगा, 1 रहेगा, और कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने आ गया। इसमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है, मतलब कौन ऐसा है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वो ये नंबर है, तो आंसर ए नंबर ही होगा, क्योंकि हम लोग कोई सामान जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें मनी का लेन देन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सेकंड क्या लिखता है, ऐसे धंधे को आप किस नाम से पुकारते हैं जो कि दूसरों के लिए हम लोग कार्य करते हैं, उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग किसी के पास नौकरी करते हैं
तो उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको व्यवसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो देखो, इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में होना ही चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लगता आ ही जाएगा क्या। 4 नंबर, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है, तो व्हीलर का है, पहले भी बताए थे। नेक्स्ट 5 नंबर, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, व्यवसायिक जोखिम किसके कारण नहीं होता है, मतलब कब हम लोग को रिस्क नहीं होगा, तो अगर गुड मैनेजमेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बी नंबर। कॉमर्स क्या है, पहले सेट 1 में भी शायद हमको जहाँ तक याद है कि आया था, या तो इससे मिलता जुलता आया होगा। तो 6 नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स क्या है, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। चलिए बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे व्यापार की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब कौन ऐसा है जो कि बिजनेस की श्रेणी में नहीं आता है। तो माइनिंग होगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सब बिजनेस का ही पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखता है, निम्न में से क्या जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है। जेनेटिक मतलब जो दोबारा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग का इसमें क्या है, माइनिंग, ठीक है, एनिमल तो जानते हैं ये जेनेटिक है, पोल्ट्री भी जेनेटिक है, तो माइनिंग क्या है, नॉन जेनेटिक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखता है, इनमें से कौन निर्माण उद्योग है, मतलब कौन यहाँ प्रोड्यूस होता है, कि कहाँ पर, देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ शुगर, ठीक है, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, तो शुगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सी नंबर आंसर होगा इसका। 10 नंबर देखिए, लिखता है क्या, निम्न में से कौन सहायक क्रिया जोखिम की बाधा को दूर करती, कौन ऐसा है जो कि हम लोग को रिस्क अपने ऊपर ले लेता है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, उसका आंसर क्या है, बी। चलिए बच्चों लोग, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं या तो नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो अपने चैनल पे हमेशा डालते रहते हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही कम परेशानी हो नई चीज़ों को समझने में और जानने में। और मेरा कोशिश क्या रहता है, हम अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश आप लोग को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री, क्या है जो इसमें सर्विस इंडस्ट्री नहीं है। तो आप लोग भी देख के बता सकते हैं, देखिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, एडवर्टाइजिंग भी सर्विस है। तो केटल रेयरिंग मतलब पशुपालन इसमें आंसर होगा, सी नंबर। चलिए 12 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी, तो इंडस्ट्री होगा, ठीक है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कहाँ पर सामान को बनाया जाता है, कहाँ पर उसका रूप बदल दिया जाता है। तो सब आप लोग जानते हैं, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है, सामान बन के निकलता है। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। आप सबको, आप लोग जानते हैं, बिजनेस में पूंजी चाहिए, प्रोफेशन में पूंजी चाहिए, लेकिन आप अगर किसी के पास सर्विस करते हैं तो कोई सी प्रकार का पूंजी का जरूरत नहीं है बच्चों लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका चलाने के लिए किस प्रकार की क्रिया करने पड़ते, बताइए किस प्रकार का क्रिया करना। आप भी जानते, पैसा कमाना पड़ेगा, तो पैसा कमाना क्या हो गया, ए नंबर, इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट, एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। एक आदमी जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर, तो उसका क्या उद्देश्य रहेगा, आप बताइए। बी नंबर होगा, इकोनॉमिक, आर्थिक। नेक्स्ट 17, एकल व्यापारी का व्यवसाय क्या होता है, जीवन क्या होता है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सोल ट्रेडर का जो बिजनेस है हमेशा अनस्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, निम्न में से साझेदार कौन हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, आप पहले भी जानते हैं, कोई व्यक्ति साझेदार बनेगा, तो सी नंबर होगा इसका आंसर। 19, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का ये मतलब काम है या उद्देश्य है। तो ए नंबर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ए नंबर होगा इसका आंसर। चलिए 20 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है। तो देखिए, कोई भी सोल ट्रेडर में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, मतलब लिमिटेड होता है, कैपिटल भी लिमिट में होता है, और लायबिलिटी लेकिन अनलिमिटेड होता है।
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखता है? निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 200। 22 नंबर, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है? तो देखिए, कोई भी बिजनेस अगर कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर कंटिन्यू चलता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, तो किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको प्रॉफिट होगा, तो डी नंबर होगा। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। 24 नंबर, कंपनी के शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं, ठीक है, ए नंबर। पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर पे क्या मिलता है? तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ए नंबर होगा। 26, पार्षद सीमा नियम अगर नहीं है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल एफ के अनुसार सब रूल एंड रेगुलेशन लागू होगा। भारत में जो उदारीकरण हुआ, मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसका क्या प्रॉफिट पड़ा, क्या मतलब इफेक्ट पड़ा? तो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट, तो सब कुछ बढ़ा। नेक्स्ट, डी नंबर मतलब ऊपर का आंसर होगा। 28 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा है? सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल इन MNSC इम्प्लाई कंट्रोल एक्सरसाइज बाय, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, हेडक्वार्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 29 देखते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल इज दैट विच डील्स ऑलमोस्ट इंटायरली विद द पर्सन एंड यूजेज पर्सनल स्किल योर सर्विस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो इसका आंसर होगा WR स्प्रिगल, ठीक है, WR स्प्रिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, क्या लिखता है? डैश 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 के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह भाग है जो धन से संबंधित होता है, धन के उत्पादन से। तो इसका कौन इस तरह का मतलब सेंटेंस दिए थे? तो 1 नंबर, SR डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, उद्योगों को प्रायः 2 प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है, आप लोग भी जानते हैं, कैपिटल गुड्स बनता है इससे, और एक क्या बनता है? कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो कंज्यूम करता है वो, एक कैपिटल गुड्स जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक होता है जो हम लोग कंज्यूम करते खाते पीते हैं। 2 नंबर, इक्वल टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया, तो जानते ही आप लोग, कॉमर्स इक्वल टू व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, चीनी मिल अथवा तेल शोधनशाला में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? मतलब जो चीनी मिल है और या तो शुगर मिल हो या तो रिफाइनरी, किस में आता है? तो सेकेंडरी में आता है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 34 नंबर, क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है? मतलब प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन में स्किल भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए, तो बी नंबर होगा। 35 नंबर, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का जरूरत पड़ता है? प्रोफेशन में। 36, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? बताइए। तो बिजनेस में खरीदा और बेचा किस में जाता है? बिजनेस में बेचा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट, वह काम जो दूसरों के लिए करते हैं और बदले में, ही तो भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो बी नंबर होगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 38 नंबर, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कौन देता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। 39 नंबर, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता है? तो डी नंबर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउटगट, ठीक है, प्रदर्शन के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के पास आ रहा है, तो अभी तक आप मेरे चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का भी और आने वाले टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, 12 क्लास का एग्ज़ाम होगा, आपको सभी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका यूट्यूब में मेरा भी वीडियो आता रहे, आप अगर काम का रहेगा तो ज़रूर देखें। चलिए 40 नंबर से क्या लिखता है? रिफर्स टू दैट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर, इसका आंसर बच्चों लोग सी नंबर होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 11 क्लास के लिए बच्चों, क्योंकि आज देखिए ध्यान से, जैक बोर्ड के द्वारा जो निकाला गया है मॉडल सेट, उसका हम सेट 1, जो कि अभी सेट 1 ही सिर्फ आया, हम वो बताने जा रहे हैं, उसका टोटल आंसर बताने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लाइव वीडियो और अपलोड वीडियो भी रहेंगे बच्चों, जो कि आप लोग के लिए बहुत प्रॉफिट होने वाले हैं, वो 11 क्लास का हो या 12 क्लास का हो। इसलिए सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें सभी क्वेश्चन का जो आंसर देना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 1 मार्क्स रहेगा, और 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक सही विकल्प का
चयन करना है और कोई निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का फर्स्ट बुक कब पब्लिश हुआ था, तो 1494 में। चलिए बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी। क्या है बच्चों, जो मुद्रा में मापा जा सकता है उसी का अकाउंट में काम होता है। लेखांकन क्या है बच्चों, अकाउंटिंग क्या है, तो और आर्ट्स और साइंस क्या है बच्चों, दोनों है। विच ऑफ इज नॉट इन फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, नीचे में जो दिया हुआ कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन नहीं है, तो गोइंग कंसर्न तो है, कंसिस्टेंट भी है, एक्यूरल होगा बच्चों। क्या होगा, एक्यूरल, उपार्जन। नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर है आप लोग के सामने कि एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के लिए किस स्वरूप को अपनाया जाता है। ठीक है, जनरली क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पर होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो बिजनेसमैन ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही यूज करता है। ये तो आप लोग जानते हैं। जर्नल में कितना कॉलम होता है बच्चों, 5, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अगर कोई ड्राइंग करता है बच्चों गुड्स, तो क्या डेबिट करते हैं, तो देखिए जैसे पर्सनल यूज के लिए कुछ करता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग बोलते हैं। आप लोग अगर जर्नल नहीं पढ़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे बच्चों, जाके आराम से देखिएगा। बहुत सारा वीडियो 11 क्लास का हम अपलोड पहले ही कर चुके हैं। अगर मेरे फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और जाके प्ले लिस्ट में देखिए 11 क्लास का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। कैश अकाउंट क्या होता है बच्चों, तो कैश एसेट्स है, इसलिए कौन अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों, तो ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है, जिसमें लेजर का सभी बैलेंस को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या लिखता है, बैलेंस ऑफ एसेट्स का हमेशा कौन बैलेंस होता है, डेबिट होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है बच्चों। डिप्रिसिएशन क्या है, तो डिप्रिसिएशन एक प्रकार का क्या है, प्रोविजन है। ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है बच्चों, डिप्रिसिएशन में स्थिर रहता है, फिक्स चलता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसी को भी बोला जाता है। फिर क्या लिखता है, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड। ठीक है, लाइफ जो होता है लैंड का अनलिमिटेड होता है, जमीन का। हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम, आप लोग जानते हैं बच्चों कि अकाउंट का फादर कौन है, लुकास पेसियोली। 16 नंबर है अकॉर्डिंग टू गोइंग ऑन कंसर्न। गोइंग ऑन कंसर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो बिजनेस है वो कहाँ तक चलेगा, अनिश्चित काल तक। कोई ये सोच के नहीं बिजनेस करता है कि हम 2 साल बाद बंद कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बैंक अकाउंट क्या बताओ, तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, एक संस्था है बैंक। नेक्स्ट, किसका जर्नल एंट्री नहीं होता, तो आप लोग को बताए थे ना, हम जर्नल पढ़ाए थे, उसमें ट्रेड डिस्काउंट किसका एंट्री नहीं होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलता है बच्चों, तो कौन अकाउंट खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब बाद में इसी सस्पेंस अकाउंट को धीरे धीरे जब गलती मिलता है तो रिटर्न ऑफ किया जाता है। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट से किस प्रकार का रिजर्व बनाया जाता है, तो जनरल रिजर्व। ठीक है, बिल रिसीवेबल क्या है बच्चों, तो बिल रिसीवेबल एक प्रकार का एसेट्स है, इसलिए क्या अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉवी, और जो बिल को लिखता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, ड्रॉवर बोला जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर है कि आपको पेमेंट करना है 3 महीना 2 महीना के अंदर, जो भी रहेगा डेट। पार्टी कितना होता है बिल में, तो ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे तीनों होता है। ठीक है, नोटिंग चार्ज तो जिसके पास बिल रहता है बच्चों उसी को दिया जाता है, लेकिन बाद में इसे वसूला किससे जाता है, तो एनी हाउ किससे वसूला जाता है, ड्रॉवी से। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बच्चों, तो नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को लिखते हैं। ये बच्चों देखिए थोड़ा मैथ्स जैसा है कि प्रॉफिट जो है 20% किस पे लिया जा रहा है, सेल पे लिया जा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का दिया 1,20,000। सुन लीजिए इसको कैसे निकालिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज प्रॉफिट। तो आप लोग निकालिएगा तो आएगा 30%। कितना आएगा बच्चों, डायरेक्ट इसका 20% नहीं निकालिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सेल दिया है, यहाँ क्या दिया है, कॉस्ट दिया है। नेक्स्ट क्या दिया, कैरिज एंड फ्रेट ऑन परचेज कहाँ दिखाया था, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ दिखाया जाता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट इज सर्टेन, क्या निकाला जाता है, फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनल अकाउंट क्या है बच्चों, तो अकाउंट एंड स्टेटमेंट दोनों है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का प्रीपेड रेंट, अगर हम लोग का प्रीपेड रेंट इज ऑल्सो इन बैलेंस शीट एज, बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ दिखाते हैं उसको, तो करंट एसेट्स में दिखाते हैं बच्चों।
उसके बाद क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग देखिए बेड डेट को प्रॉफिट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट को दिखाते हैं, एक्रूड इनकम को दिखाते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ तो सिर्फ एक जगह इसका काम होगा बच्चों, वो होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। एडजस्टमेंट में रहता तब दो जगह काम होता। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या क्या क्वालिटी होता है, तो रिलेवेंस होता है, एक्यूरेसी होता है, कंप्लीटनेस होता है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि उसमें सब जगह उपयुक्त भी हो जाता है, शुद्धता भी रहता है और पूरा कंप्लीट भी रहता है। टेली क्या है बच्चों, तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है, तो मार्केटिंग रिसर्च करना, ठीक है। इसके बाद बच्चों लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज एक्सपेंसिस है, वो तो सही बात है, एक्सपेंसिस है, वायरस भी आता है और स्पीड भी बहुत चलता है, तो ऑल ऑफ दीज। एक बाइट में कितने बीट होते, तो 12, ठीक है। इसका एक ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है, जिन्हें एक निश्चित अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी बताइए। निश्चित अर्थ होता है उसको बोला जाता है डाटा, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों, डाटा बोला जाता है। डाटा बेस मैनेजमेंट इज ए, डाटा बेस क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गया। बहुत जल्द बिजनेस स्टडी का भी आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर किसी प्रकार का आप लोग को कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।